वाह, ये ड्रेस आज आप पे बहुत अच्छी लग रही है। डेट के लिए एकदम परफेक्ट। आपको पता नहीं है सुबह से मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। कभी ये देखती, कभी ये देखती। ये साड़ी कैसी है? आप कहीं तो ब्लू वाली ड्रेस पहन लो। नहीं, साड़ी ठीक रहेगी। आपको क्या लगता है? अच्छी लग रही है ना? बताइए कैसी है? हाँ ये ठीक है, इसको पहन लो। आपने तो देखा भी नहीं, देखकर बताइए ना कैसी है। कहा ना ये ठीक है। छोड़िए, रेस्टोरेंट में क्या क्या खाएंगे हम? मैंने सारी मेन्यू चेक कर लिया। अरे आपकी ड्रेस ठीक नहीं है, मैं कर देती हूँ। हम ठीक कर लेंगे। अरे मैं ठीक कर देती हूँ ना। अरे हम कर लेंगे, कहा ना। आप ऐसे क्यों बात कर रहे? मैं तो बस ठीक कर रही थी। माधव बेटा, श्वेता के साथ इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारी पत्नी है ना, और पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। और ऐसे भी शास्त्र में कहा गया है, पत्नी लक्ष्मी का रूप होती है। तभी तो बहुओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है, और लक्ष्मी का सम्मान करना पति का कर्तव्य होता है। प्रेम और सद्भाव का बर्ताव अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए। मौसी जी चंदा गए, आपको ये सब लाने की क्या जरूरत थी? क्यों कष्ट किया? चंदा ले आई होती। अरे बेटा, हम जो बोल रहे हैं वो तुम नहीं सुन रहे हो का? मौसी जी हम सब सुन रहे हैं, हम सब बातें आपकी समझ रहे हैं। ये हमारी और श्वेता के बीच की बातें हैं, हम लोग आपस में निपट लेंगे, ठीक है? लो भाई श्वेता, अब खुद ही निपट लो। निपट लिया। डेट कैंसिल। काहे? क्योंकि मूड की। श्वेता, इस हॉल में बात होगी तो कोई भी सदस्य उसमें बोल सकता है। बोलो चंदा। हम कह रहे हैं नहीं बोलेगी। बोलेगी। नहीं बोलेगी। बोलेगी। कहा ना कि नहीं बोलेगी। बाबूजी, अम्मा जी, हमरा से गलती हो गई। प्लीज आप दोनों लोगन हमारे वजह से लड़ाई मत करी। अपना नौटंकी बंद करो। हम अच्छे से जानते हैं तुम्हारा नौटंकी। अरे सीखो इससे, ऐसी विनम्रता और ऐसा स्नेह। एक्सक्यूज मी। जी हाँ 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 भाई, अरे वो यहाँ इसी हमारे केबिन में है। हम आपको बाद में कॉल करते हैं, ठीक है? माधव जी, ये रही आपकी फाइल। आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया कि तुमको पीछे से टोकने की जरूरत पड़ गई? बोलो क्या बात है? हमको पैसा चाहिए। कितना? अभी तो 2 लाख चाहिए, अभी काम चला लेंगे 2 लाख में। 2 लाख का हम पर्स में लेके घूमते हैं, उसे काहे के लिए चाहिए तुमको 2 लाख? वो आपका जो काम कर रहे हैं ना, अपने जेब में से 2 लाख रुपया खत्म हो गया। बस इतना मिल जाता तो काम चल जाता मेरा। ठीक है, अभी इतना पैसा का पेड़ में उगता है कि जब चाह तोड़ लिया? अरे तुम तो उलायक भी नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर कुछ खर्चा किया जाए। माँ, क्या हो गया आपको अचानक? चिल्लाने काहे लगी? अभी तो कुछ देर पहले पर्स में से पैसा निकाल के दे रही थी। वो हमारी गलती थी। श्वेता, तुम ही समझाओ इसको कि पैसा पेड़ में नहीं उगता है कि जब चाह तोड़ लिया। कुछ बुद्धि दो इन निखट्टू को और इसको समझाओ कि जो काम जिसको दिया गया है ना, उस काम को पूरी ईमानदारी से करे। अजीब हाल है आपका। आपके मूड को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अरे कोनो भूत उतार जाता है क्या आपके अंदर, जो आपका मूड चेंज हो जाता है एकदम? अरे हम आपसे पैसा अपने ऊपर खर्च करने के लिए नहीं मांग रहे हैं। आपका जो फालतू फालतू काम करना पड़ता है ना हमारे जेब से, उसके लिए खर्चा हो जाता है, वो पैसा मांग रहे हैं। और सुन लीजिए अम्मा, आज हम आपको भी कहिए देते, अगर आज आपको आप पैसा नहीं दी ना तो देख लीजिएगा, आज के बाद आपका कोनो काम नहीं करेंगे हम। रद्द!
माँ से बात करने की तमीज भूल गए हो का समझ लिया हमको? पहले काम करो, काम। पैसे का लालच छोड़ दो, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। वेरी बैड। रुद्र, तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है। इतने बड़े हो गए हो, फिर भी तुम्हारी अम्मा तुम्हें थप्पड़ मार देती है। मेरे पापा तो कभी ऊंची आवाज में मुझसे बात भी नहीं करते, मारना तो दूर की बात है। और तुम, कोई वैल्यू नहीं है। रुद्र, कब बड़े होगे तुम, कब? समय आ गया है खेल खत्म करने का श्वेता। अब हम भी दिखा देंगे कि हम कितने बड़े हो गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कौन हमको हाथ लगाता है। और ये नंबर हम किसी को नहीं दिए थे, केवल खास अपने काम वाले लोग को दिए थे। यहाँ तक ये नंबर हम तुमको भी नहीं दिए, ना माधव को, ना घर के किसी सदस्य को। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक अनजान कॉल आया इस नंबर पे। पता है किसका? किसका? माधव का। माधव कहाँ गया है? माधव डॉक्टर के यहाँ गया है, यानी कि वो हमको डॉक्टर के यहाँ से फोन लगा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उसको मेरा ई नंबर कहाँ से मिला? तो ई नंबर पे का माधव से बात हुई? एकदम बेवकूफे हो जी। अभी बताए ना तुमको कि हम ई नंबर केवल खास लोग को दिए थे। तो फिर आपको कैसे पता चला कि माधव कॉल किया था? जब हमारे ई नंबर पर अनजान कॉल आया तो हम रिसीव कर लिए, ये जानने के लिए कि आखिर हमको ई नंबर पे कॉल कौन कर रहा है। और जब उधर से हम हेलो की आवाज सुने ना, तो हम संठिया गए, काहे कि वो आवाज माधव की थी। काहे कि उसके 1 मिनट पहले डॉक्टर हमको फोन करके बताया कि माधव आया हुआ है। दीदी, कहीं वो डॉक्टर तो नंबर नहीं दे दिया? अरे नहीं, डॉक्टर ऐसा कबहू नहीं करेगा। काहे कि उसको पता है कि अगर वो बताएगा ना तो खुद ही फंस जाएगा, और हम उसको छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। दीदी, ई में ना ढेर दिमाग खपाने का कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, इसी में तोड़ दीजिए। सोचे तो हम भी यही थे, लेकिन अब मन बदल गया। काहे कि यही सीन हमारी बेगुनाही का सबूत होगा, भविष्य में काम आएगा। कैसे दीदी? वो हम वक्त आने पर बताएंगे। वाह दीदी, आप हर चीज को ना शतरंज के मोहरों की तरह यूज करती हैं। लेकिन आप परेशान काहे हैं फिर? प्रणाम बाबा। बाबा सब जानत है कि तू यहाँ क्यों आई है। आप अंतर्यामी हैं बाबा। हम अपनी दूरदृष्टि से दूर तक देख लेते हैं। बाबा की जय हो। इतनी देर से क्यों आई है? हम समझे नहीं बाबा। जहाँ तोहरी बुद्धि खत्म होती है, वहीं से हमारी शुरू होती है। सत्य है बाबा। जब तू हार गई और तो को तेरे सवालों का सही जवाब नहीं मिला, तब तू हमारी शरण में आई। हाँ बाबा, गलती हो गई, हमको पहले ही आना चाहिए था। बाबा से दूरी का मतलब है अपने जीवन में कठिनाइयों को बढ़ाना। हम क्षमा चाहते हैं बाबा, क्षमा चाहते हैं आपसे। बोल, क्या चाहती? बाबा, एक तरफ माधव सच्चाई जानने के लिए छानबीन कर रहा है, और दूसरी तरफ हमरे ही घर में हमारा कोई दुश्मन है जो हमरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। बाबा, अगर आपके माध्यम से पता चल जाए कि वो दुश्मन कौन है, तो हम उसका समाधान करते हैं। हम बताएंगे बाबा, सब बताएंगे।
शमू हमारे सपने में चित्रा आए। हम उससे नजर नहीं मिला पा रहे थे। हम उसको क्या जवाब दें कि हम उसके हत्यारों को अब तक पकड़ नहीं पाए। हमारा मन बहुत बेचैन रहता है शमू। इस चित्रा भाभी की आत्मा का बेचैनी है और उनकी आत्मा को तब भी शांति मिलेगा जब उनका हत्यारों को सजा मिलेगा। लेकिन भैया जी, इसके लिए हम लोग को ये पता लगाना बहुत ही जरूरी है कि चित्रा भाभी का हत्यारा कौन है। चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े चित्रा, लेकिन हम तुम्हारे हत्यारे को खोज निकालेंगे। अब हमारी जिंदगी का एकमात्र मकसद रह गया है तुम्हें इंसाफ दिलाना। और जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं दिला देते हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये हमारा तुमसे वादा है। इसमें हमको कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर बोली काहे बोली बीच अनुष्ठान में? मुझको मालूम नहीं है अनुष्ठान के बीच में बात नहीं करते। क्षमा कर दीजिए बाबा, क्षमा कर दीजिए बाबा। का अनुष्ठान फिर से नहीं कर सकते? अनुष्ठान बार बार नहीं होता। क्या समझी हमारे अनुष्ठान को? बच्चों का खेल? बाबा आखिर कोई तो रास्ता होगा ना। शत्रु का सच जानने का तुम्हारा समय नहीं आया है। बाबा हम आपको और गहना लाके देंगे, आप जितना मांगिएगा उतना देंगे बाबा। लेकिन हमको ये बता दीजिए कि आखिर हमारा दुश्मन है कौन? अपने समय की प्रतीक्षा कर, बहुत जल्द ही तो को सब कुछ पता चल जाएगा। तब तक धैर्य रख। जी बाबा। दीदी, श्वेता बेचारी पे इतना व्यंग बाण काहे चला रही थी? श्वेता वो भी बेचारी? अरे दीदी, हम ऐसे ही बेचारी बोल दिए। हमको पता है कि वो बेचारी नहीं है, लेकिन है तो अपने टीम की ना, तो फिर उस पे इतना तीर चलाने का क्या मतलब है? हम बाबा के पास से आ रहे हैं। तो क्या बोले? बाबा हमको बताएं कि माधव और सामू क्या कर रहा है और काहे कर रहा है। तो ये दोनों क्या कर रहा है? चित्रा की हत्या की छानबीन। तो बाबा कुछ बताएगा? नहीं, बाबा हमको ये नहीं बता पाए कि घर में हमारा असली दुश्मन कौन है। हम भी उसी की तलाश में हैं। इसलिए रानी, हम तुमको भी कह रहे हैं कि अपना आंख और कान दोनों खुला रख। तुमको जरा सा भी किसी पर शक हो, हमको तुरंत बताना। कहीं आपको हमरे ऊपर तो शक नहीं हो रहा है ना? पगला गई हो का तुम रानी? अरे हमरा ई घर में तुमरे सिवा है कौन? अरे तुम तो हमरा कलेजा हो, कलेजा। अगर तुमरे ऊपर हमको शक होता तो हम तुमको कुछ बताते नहीं, बल्कि तुमरे ऊपर हम अलग से नजर रखे होते। इसलिए हमरे और तुमरे अलावा जो कोई भी हो, अगर तुमको किसी पर शक होता है तो हमको तुरंत बताओ। दीदी, श्वेता पे भी? श्वेता, अरे ये अपना क्या हाल बना रखा है तुमने? चूड़ी वहाँ, मंगलसूत्र यहाँ, और इस तरह उदास होकर बैठी हो। भूल गई क्या कि इस घर में तुम्हें एक अच्छी बहू का नाटक करना है?
अच्छी बहू अच्छी बहू अच्छी बहू, मुझे नहीं बनना कोई अच्छी बहू इस घर में। थक गई हूँ मैं अच्छी बहू का नाटक कर करके। ये चूड़िया, ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर नहीं लगाना मुझे अब। बस मैं अपने पुराने लुक में वापस आ जाऊं, मुझे नहीं करना ये सब चीजें। आप हंस रहे हैं, मैं आप परेशान हूँ और आपको हंसी आ रही है। कैसे पापा हैं आप? श्वेता, श्वेता, हम दिन रात यही प्लानिंग करने में लगे हुए हैं कि हमारी बिटिया की परेशानी जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। अब आंटी जी मैं तो बस। श्वेता, तुमको घबराने की कोनो जरूरत नहीं। हम खुद ही चाहते हैं कि झोल झमेला जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और सब अपना अपना रास्ता पकड़े। एक बात है बलदेव, तुम्हारी बेटिया नाटक बहुत अच्छा करती है। हमको ऐसे ही बहू चाहिए, सुंदर सुशील। आंटी जी मैं तो बस आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही हूँ। बहुत मेहनत कर रही है बलदेवी, इसको इसका इनाम तो मिलना ही चाहिए। वैसे हम इसी सिलसिले में तुम्हारे पापा से बात करने आए। तुम एक काम करो श्वेता, हमको गर्मा गर्म चाय पिलाओ। हाँ ठीक है। अब पापा आप भी पियेंगे? हाँ बेटा, एक अदरक वाली अच्छी चाय बनाना। ठीक है, मैं ये पहन लेती हूँ। हाँ, ऐसे ही तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है। बलदेव, ये फाइल लो और अच्छे से पढ़ लो। इसमें माधव की पत्नी का साइन चाहिए हमको। बस एक बार माधव की पत्नी का साइन हो गया ना, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी अपनी, फिर आपस में सब बांट लेंगे। वैसे तुम ये पेपर अच्छे से देख लो, कहीं कुछ जोड़ना घटाना तो नहीं। श्यामू, हम डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर से यह जानने के लिए कि एक्सीडेंट के कितने दिन पहले हमारी शादी श्वेता से हुई। जैसे हमने ये सवाल डॉक्टर से कहा, डॉक्टर सब पका गया और डॉक्टर अपने कैबिन से बाहर चला गया किसी से फोन पे बात करने के लिए। और हम जाके बात सुनने की कोशिश की है, पर बात कुछ अच्छे से सुन तो नहीं पाए। पर मौका पाते ही हमने डॉक्टर के मोबाइल से वो नंबर निकालने की कोशिश की, पर मोबाइल लॉक था। उसी समय कोई अननोन नंबर डॉक्टर के मोबाइल पे रिंग करने लगा। हम समझ गए कि हो ना हो ये उसी आदमी का कॉल है, और हमने झट से वो नंबर डॉक्टर के मोबाइल में से निकाल लिया। फिर हम जैसे ही डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकले, हमने सोचा कि हम उस अननोन नंबर पे कॉल करें, पर अगर हम अपने मोबाइल से कॉल करते तो सामने वाले को पता चल जाता। तो हमने वहां के एक वार्ड बॉय से मोबाइल लिया और उस नंबर से कॉल किया, और जैसे ही हमने हेलो बोला, सामने वाले ने झट से फोन कट कर दिया। तब हमारा शक और बढ़ा, और श्यामू जब हम घर पे आए तो हमने पुनः उसी नंबर पे फोन ट्राई किया, और हमारे सामने ही बलदेव चाचा का मोबाइल बजा, और बलदेव चाचा ने फोन उठा भी लिया। समझे भैया जी? अब भी आप बताएं कि जब चित्रा भाभी वाला हादसा हुआ तब बलदेव चाचा वहाँ पहले से थे? हाँ श्यामू, बलदेव चाचा वहां पर भी थे, और बलदेव चाचा ही हैं जो डॉक्टर को निर्देश भी दे रहे थे। लेकिन बलदेव चाचा ऐसा काहे कर रहे हैं? आपसे कोनो दुश्मनी है का? श्यामू, यही बतिया हमें समझ में नहीं आ रही, जबकि बलदेव चाचा और श्वेता हमारे ही घर में रहते हैं, और आज तक हमारा कभी उनसे कुछ कहा सुनी नहीं हुआ। एक ही बात हो सकता है भैया जी, आपका दौलत, वो और उनकी बेटी श्वेता मिलकर आपका दौलत हड़पना चाहते हैं। मगर सवाल तो ये उठता है भैया जी कि घर के सारे लोग श्वेता को आपकी पत्नी काहे मान रहे हैं? सोचिए भैया जी, सोचिए। श्यामू, बतिया तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यही बात हमें समझ में नहीं आ रहा कि घर में हमारी अम्मा है, मौसी हैं, परिवार के सारे सदस्य हैं, पर सब श्वेता को हमारी पत्नी मान रहे हैं। और फिर हमारी अम्मा के रहते हुए बलदेव चाचा ये सब कैसे कर रहे हैं? आपके अम्मा पर तो हमको पहले से ही शक है, लेकिन आपसे कहें तो कहें कैसे? श्यामू,
ये पहली वो चिट्ठी है। इस चिट्ठी पे लिखी हैंडराइटिंग अगर पता चल जाए कि किसकी है तो यह साफ हो जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। तब हम बलदेव चाचा को पकड़ सकते हैं। भैया जी, उन दोनों को मैंने चिट्ठी दी थी और माधव जी को तो एक और चिट्ठी दी थी। अरे जरा हमको भी तो बताओ कि वो चिट्ठी में लिखा क्या था तुमने? उस चिट्ठी में मैंने जो लिखा था उसे पढ़कर माधव जी सच की तलाश में जुट गए हैं और उनका रास्ता सीधा नीला आंटी पर जाकर खत्म होगा। नीला देवी का खेल ताश की पत्तों की तरह बिखर जाएगा, तुम देख लेना। वाह श्वेता वाह, तुमने इतना सब कुछ कर लिया, मानना पड़ेगा। और नहीं तो क्या, कच्चा खिलाड़ी समझा था। वाह श्वेता वाह, हम तो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि तुम हमारी अम्मा के खिलाफ इतना जबरदस्त जाल बिछा सकती हो। एक बात बोले श्वेता, अगर हमारी अम्मा सुन लेगी ना बहुत चक्कर खा जाएगी। तुम कहाँ चले? अरे तुम्हारा सम्मान बढ़ाने के लिए इतना नेक व महान कार्य की हो, उसका सम्मान तो मिलना चाहिए ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है, देखो तो। श्यामू क्या लगता है तुमको? भैया जी, हमारा अनुभव कहता है ना कि आदमी का लिखाई और आदमी का हस्ताक्षर दोनों अलग अलग होता है। आपको शायद ही दोनों में कोनो समानता दिखाई दे। और कितना बार तो ऐसा होता है भैया जी कि अपना खुद का लिखाई एक जैसा नहीं होता है और खुद का हस्ताक्षर भी एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। तो इसे में हम जैसे आम आदमी के लिए कुछ पता कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। एकरा लिए तो भैया जी कोनो एक्सपर्ट चाहिए होगा। बतिया तो तुम ठीक कह रहे हो श्यामू, हम लोग एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन कभी कभार ध्यान से देखने पे लिखावट समझ में आ जाती है। इस चिट्ठी की लिखावट और बलदेव चाचा की लिखावट और सिग्नेचर मेल खाता तो कम से कम हमें तसल्ली तो हो जाता कि चित्रा की मौत के पीछे बलदेव चाचा का हाथ है। और फिर कानून अपना काम करता। लेकिन यहाँ पर इस चिट्ठी की लिखावट और बलदेव चाचा की लिखावट आपस में मैच नहीं कर रही है। देखो, दो चार अक्षर आपस में मिल जरूर रहे हैं पर मैच बिल्कुल भी नहीं कर रही। ये क्या है श्यामू? देखो श्यामू, किसने फेंका? तुम उधर देखो, हम इधर देखते हैं। कौन है? किसने फेंका? यहां पर तो कोई भी नहीं है, फिर कौन हो सकता है? ये कौन था? फिर से चिट्ठी, अब क्या लिखा है? मोहरा है वह जिसके पीछे तुम हो, असली कातिल का पता नीचे लिखा है। वक्त कम है, गांव रामपुर। चंदा तो सुत गेले रहलू का? अब ना, हम तो अभी तक जागत हैं। आप बताइए, सब ठीक तो है ना? आप इतना राती के हमरा के फोन करत हैं? ऐसा कोनो घबराए के जरूरत नहीं है। हम खाली ऐसे फोन के ले रही बिहाने जब तू आईबू ना तो हम घरे पे ना रहा, तो तू परेशान मत हुई। का मतलब माधव बाबू, आप कहाँ जाते हैं? चंदा, एगो जरूरी काम हो। बहुत दूर काम हो का? ना ना, ज्यादा दूर नहीं की जात। तो फिर माधव बाबू आप इतना राती के काहे जाते? कल सवेरे चल जाई। वो कहा ना चंदा, अभी निकल जाये, बिहाने तक हम पहुंच जाये, वापस आए में तनी टाइम लग जाये, तो फिक्र मत करिया। ऐसे हम तो के फोन के ले रहे। माधव बाबू, कहाँ बात है? आप हमरा के बहुत परेशान लागत है। आप हमरा के बताई ना, कुछ बात है का? ना ना, ऐसा कोनो बात नहीं के चंदा, बस हमार मन कर गई रहे कि तुम्हारा आवाज सुन ले। तो चिंता मत करा, सब ठीक हो जाये।
ठीक हो जाए। माता बाबू ऐसे काहे कहा था वन, हमारा जी बहुत घबराता। माता रानी हमारे माता बाबू की रक्षा करी और माता बाबू की ठीक रखी। कहना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं तुम लोगों से, लेकिन अभी कहा है कि उतना वक्त नहीं है। बस इतना ही कहना चाहते हैं तुम लोगों से कि जाओ और अपना अपना सामान पैक कर लो, काहे कि कल ही हम लोग को ये हवेली खाली करना पड़ेगा। मम्मी ये सब कैसे हो गया और हम लोग कहाँ जाएंगे अब? तुमको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। काजल दीदी अचानक से सब कहा भाई, हमरे के तो कुछ समझ में नहीं क्या आवत। चंदा, रुद्र जी और अम्मा जी के बीच कुछ हुआ है। रुद्र जी की बात से हमको ऐसा लगा कि उन्होंने इस घर को गिरवी रखकर कर्जा ले लिया है, जिस वजह से हम सबको ये घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। कहा? बाकी हमको कुछ नहीं पता चंदा। अरे कहा ना, जाओ अपना अपना सामान बांध लो। काजल, जाके पैकिंग करो। दीदी, इतना आपाधापी में इतना सब कुछ हो गया, अब वो माधव का क्या करेंगी? माधव हमरा खिलौना है, ऐसा खिलौना कठपुतली समझती हो? कठपुतली उसको कहते हैं जिसको एक उंगली पे नचाया जा सके। इसलिए माधव को तो अभी बहुत नाचना है, उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसके साथ तो अभी हमको बहुत सारा खेल खेलना है। तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन इस चंदा को काहे ले जा रही हैं? काहे कि हमरा राजा का जान उस तोते में बसती है। राजा मतलब? अरे तुम तो बैल हो, बुद्धू हो। राजा मतलब माधव और तोता मतलब चंदा। अगर चंदा को हम अपने साथ रखेंगे ना, तो माधव खुद ब खुद हमरे कंट्रोल में रहेगा। काहे कि माधव के हाथ में अभी बहुत कुछ है, और सब कुछ जब तक हमरे हाथ में नहीं आ जाता, तब तक ये दोनों को रखना हमारी मजबूरी है, रखना पड़ेगा। अरे वो तो हमरा सगा बेटा आज हम लोगों को बीच चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है, नहीं तो खेल तो अभी हम बहुत खेलते। मन तो करता है कि रुद्र की जान ले ले। जाने दीजिए ना दीदी, बच्चा है। अरे बच्चा है बच्चा है, इस सुन के कान पक गया हमरा। कब बड़ा होगा? आज उसके बचपना की वजह से हम लोग की ये हालत हुई है। हमरा ये हवेली हमरा नहीं रहा। हम कितना टाइम गुजारनी है ये जगह, ये दीवार, ये दुआर, ये चौखट, ये सब हमार उस सुंदर पल के साक्षी हवा। कितना सुख कितना दुख हमने एक साथ देखनी है।